अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी एपिसोड 9 ऑफ PSX रोजनामा। मुझे आज शो में साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। जानते हैं आज की मार्केट कैसी रही। मोइश, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, बताइएगा ऑडियंस की। जी, मार्केट तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 1700 पॉइंट मार्केट प्लस ओपन हुई थी। एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑयल प्राइस इतने कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी हमारे पास कल पूरी शाम रात में। तो इस वजह से मार्केट एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिव रहेगी और उसके बाद रिफाइनरी का रिजल्ट भी था जो कि सबको ही पता था कि पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि वन टाइम अर्निंग्स या वन टाइम कैपिटल गेन या वन टाइम प्रॉफिट मार्जिन इनके इंक्रीज़ हो गए थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हो सकते थे और हमें लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर है उसके अंदर इसके अर्निंग्स कम हो सकता है। तो रिफाइनरी सेक्टर भी मजबूत था और वो कंटिन्यूअसली मजबूत भी है। मेरी पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आपने देखा होगा जिसके अंदर ATR, सिनर्जी, इवन एनआरएल भी मैंने कहा था बाय कर सकते हैं। है, तो मार्केट 1700 पॉइंट प्लस ओपन भी, उसके बाद 3100 पॉइंट प्लस तक गई और वहाँ से फिर मार्केट जो है वो आज 950 पॉइंट पर क्लोजिंग हुई है। माइनस में आज मार्केट पूरे दिन नहीं, जो लो लगा है वो भी 641 पॉइंट प्लस का लगा है। एंड टाइम में मार्केट में सेलिंग है क्योंकि हर तरफ ये न्यूज़ चल रही थी कि जो 2 हफ्ते का सीज़ फायर था वो आज खत्म होने वाला है, तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट? तो इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा-सा हमें प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस की, तो उसके अंदर सबसे टॉप पर यूबीएल बैंक था, जो आज से हफ्ता 2 हफ्ते पहले 290 पर मिल रहा था कि 10 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आज का दिन है, 2 हफ्ते बाद वही सेम कंपनी है, सारे फाइनेंशियल्स भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन उसका रेट ₹445 हो चुका है। तो वो आपके सामने तकरीबन 80 टू 90% का गेन दे चुका है यूबीएल, जिस वजह से इसने पॉइंट भी इंक्रीज़ कर दिए हैं। और जब रिज़ल्ट आया था तभी मैंने बताया था कि मेन पॉइंट्स यूबीएल भी कंट्रीब्यूट करेगा। रिज़ल्ट जब आया था उसका रेट 350-340 के पास था और वहाँ से ₹100 बढ़ चुका है, तो उसने भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स के अंदर। और इसके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूटर आज मार्केट के अंदर नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्टर्स वाइज़ आ जाते हैं तो कमर्शियल बैंक्स थे, जिसके 850 पॉइंट थे, ऑयल एंड गैस के 94, रिफाइनरी के 60, जिसके अंदर सिर्फ रिफाइनरी कंट्रीब्यूट करता है और बहुत ही थोड़े से कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल के कुछ पॉइंट्स थे। रिफाइनरी से जो रिज़ल्ट है जहाँ तक, वो बहुत ही शानदार आया है, जिस वजह से हमने देखा कि सिनर्जी के अंदर भी अच्छी रैली बनी, क्योंकि सिर्फ़ एक रिफाइनरी का रिज़ल्ट अभी तो आया है, पाकिस्तान रिफाइनरी का, और सबका रिज़ल्ट आना है, तो सबका यही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सिर्फ़ एक रिफाइनरी के प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ नहीं करते, तमाम रिफाइनरीज़ के करते हैं, तो सबके प्रॉफिट्स अच्छे ही आने हैं इस बार, चाहे वो फिर नेशनल रिफाइनरी है जो लॉस मेकिंग हो ज़माने से, अटल रिफाइनरी हो, या फिर सिनर्जी हो। सिनर्जी का तो वैसे भी फर्स्ट क्वार्टर जो इसका पहला रिज़ल्ट आया था वो भी 64 पैसे की अर्निंग के साथ आया था। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दे सिनर्जी। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज पायोनियर सीमेंट का रिजल्ट था, पहले उसको बता दीजिए। रिजल्ट की बात करता हूँ अगर, कि 9 महीने का रिजल्ट था और इसी साल की हम बात करते हैं तो तकरीबन पार-पार रिजल्ट, जो लास्ट क्वार्टर था तकरीबन सेम रिजल्ट है। इसी साल का लास्ट क्वार्टर, मतलब सेकंड क्वार्टर की बात करूँ, तो इस बार ₹6.70 की अर्निंग आई है और पूरे 9 महीने के अंदर ₹19.45 की अर्निंग। और सपोज़ पूरे साल का रिजल्ट भी आ जाता है तो 6, साढ़े 6, ₹7 तक अर्निंग आएगी, तो ₹26 की अर्निंग बनती है। और आई थिंक ₹26 के हिसाब से थोड़ा महँगा शेयर है। सीमेंट सेक्टर के अंदर इससे अच्छी और कंपनीज़ मिल रही हैं। इसका रेट पहले 200, ₹250, सवा ₹200 के पास ही हुआ करता था, और वो ओवर वैल्यू नहीं होता था। फिर ओवर वैल्यू इस वजह से होगा जब मैपल लीफ एक्वायर करने लगा, तो फिर उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सवा 400 तक का हाई लगाया और अब 350 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए इतना खास नहीं, और ना ही मैं ट्रेडिंग रिकमेंड करूँगा, लेकिन रिज़ल्ट इसका बेहतर है अगर रिज़ल्ट प्रीवियसली हम कंपेयर करते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल होगा रिफाइनरी सेक्टर की। अगर हम बात, वैसे तो सारे सेक्टर्स का एनालिसिस हम हर रोज कोशिश करते हैं किसी एक सेक्टर को कवर करें। रिफाइनरी सेक्टर की हम बात करें तो 13% ग्रोथ रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से आई है मार्च में 2026 में। थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो छोटा सा एनालिसिस दीजिए, फिर हम रिजल्ट की तरफ भी आएंगे इसके साथ। अच्छा, देखिए, रिफाइनरी सेक्टर मेन 4 रिफाइनरीज हैं, बड़ी रिफाइनरीज लिस्टेड पाकिस्तान में। अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी एंड सिनर्जी है जो पहले बाइक होती है, और बाय साइज ऑफ इट बाइको सबसे बड़ी है। अब रिफाइनरीज का बिजनेस ऑपरेशन किस तरह चलता है? रिफाइनरी क्रूड ऑयल जो है इम्पोर्ट करती हैं और उसके बाद उसको रिफाइन करती हैं, यानी साफ वगैरह करती हैं, उसमें से फ्यूल जो है डिफरेंशिएट करती है, जेट फ्यूल अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, हेक्टेन, इस तरह डिफरेंट पेट्रोल्स वगैरह जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो अलग होते हैं, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भेजे जाते हैं। उसके ऊपर जो एक्स रिफाइनरी प्राइस होती है वहाँ से वो आके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जाते हैं, वहाँ उस पर सेल्स टैक्स, मार्जिन, डीलर कमीशन, ये सब चीज़ें लगती हैं और फिर वो आपके लेवीज वगैरह लग के पेट्रोल पंप्स तक पहुँच जाता है। अच्छा, रिफाइनरीज में अगर आप सेक्टर को समझे तो जो इनका जहाँ पे पैसे बनते हैं, जहाँ पे आपने रिफाइनरीज को समझना होता है, वो कहलाता है ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे यहाँ जिस तरह क्रूड ऑयल आप देखते हैं कि बेंचमार्क ब्रेंट है, डब्ल्यूटीआई है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वो यूएस का बेंचमार्क है, एंड देन ब्रेंट है। इससे आपको गेज करते हैं आप इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या चल रही हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर आपको स्टॉक मार्केट को गेज करना हो तो आप केसी 100 को देखते हैं। सिमिलरली आपको ऑयल को गेज करना हो तो आप
ये आपके इंडस्ट्रीज हैं और आप ब्रेंट को या जो क्रूड ऑयल है उसको देख लेते हैं, बेंचमार्क समझना है। हम लोग जो है वो अरब लाइट की तरफ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो लाइट है, लाइट वेट क्रूड ऑयल है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कैसे इसको आसान वर्ड्स में से एक्सप्लेन करें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हम लोगों ने जब रशियन ऑयल की भी बात की थी इंपोर्ट करने की क्रूड ऑयल की, तो उसमें मसला ये था कि हमारी रिफाइनरीज़ अभी इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो इतना भारी जो खाम तेल है उसको साफ कर सकें, तो वो लाइट वेट में फर्नेस ऑयल की भी कम प्रोडक्शन होती है एंड देन हम लोग उसको सही से रिफाइन कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि हम जब प्राइसिंग कर रहे होते हैं रिफाइनरी में, बहुत सारी चीज़ें अगर आप ओगरा को भी देखिए, जब ओगरा समरी देता है, उसमें होता ये है कि आपकी एक जो इम्पोर्ट प्राइस पैरिटी होती है, आप यूँ समझिए, तो उसमें होता ये है कि इम्पोर्ट प्राइस पैरिटी को अगर आप ऐसा समझिए कि जो आपका जो रेडीमेड फ्यूल है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कंसिडर होता है। उसके ऊपर फिर आप ऐड करते हैं डीम ड्यूटी समझ लें, फ्रेट चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट वगैरह-वगैरह, वो करने के बाद आपकी एक एक्स रिफाइनरी प्राइस बन जाती है। अब ये इसलिए किया जाता है कि थोड़ा-सा आपको रिफाइनरीज़ को भी प्रोटेक्शन मिल जाए, तो कि उनको थोड़े से चार्जेस वगैरह मिल जाएँ। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि हम लोग जो बात करते हैं कि अ, इन्वेंटरी गेन्स हुए हैं रिफाइनरीज़ को, बेसिकली वो यूँ समझ लीजिए कैपिटल गेन या एक्सचेंज गेन होता है। कैपिटल गेन तो नहीं कहेंगे, एक्सचेंज गेन कहेंगे कि उनके पास पुराना माल रखा हुआ, तो मिसाल के तौर पे उन्होंने $50 पे बैरल पे उन्होंने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, तो वो पास ऑन कर रहे होते हैं। वो एक्चुअल नई प्राइस पे बेचते हैं, बट उनके पास इन्वेंटरी पुरानी रखी होती है, तो ये एक डिफरेंस पे वो कमाते हैं। बट जो मैं आपको ग्रॉस मार्जिन समझा रहा था, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन, उसमें होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो रेडीमेड फ्यूल है, जैसे फ्लैट्स है, यूँ समझें, उसको अगर आप कंसिडर करते हैं और उसके बाद आप सारी शिपिंग चार्जेस वगैरह लगाने के बाद एक एक्स रिफाइनरी कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसमें से आप क्रूड ऑयल को माइनस करते हैं, जो आपकी इम्पोर्ट कॉस्ट थी बेसिकली। जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो जितनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ती हैं, उतना ज्यादा जो फ्लैट को समझ लें या जो इम्पोर्ट प्राइस पैरिटी होती है वो बढ़ती है, और क्रूड ऑयल जो स्प्रेड होता है ना, जैसे अगर आप डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट का देखें तो इतना ज्यादा होता नहीं है। पहले नहीं होता था, लेकिन जब से आपने देखा कि जंग हुई, प्राइसेस स्पाइक किए, तो बहुत ज्यादा गैप आ गया। एक 8-10 डॉलर का आपको गैप नजर आया। इसी तरह इम्पोर्ट प्राइस पैरिटी हो या आपका जो क्रूड ऑयल होता है, उसमें एक डिफरेंशिएशन ज्यादा आ जाती है, तो उसमें मार्जिन्स अच्छे मिल जाते हैं, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स रिफाइनरीज को। और फिर आपके पास जो एक्सचेंज गेन या इन्वेंटरी गेन जिसे आप कहते हैं, वो भी एक चांसेस होता है, तो उसमें हमने देखा रिफाइनरी से ज्यादा कमाया भी है। बिल्कुल ठीक है, हमने रिफाइनरी सेक्टर का एक एनालिसिस तो जान लिया। इससे रिलेटेड हमारे पास, मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, रिजल्ट भी है पाकिस्तान रिफाइनरी का। अब नोइंगली कि इसमें हमारे पास साथ सिनर्जी भी है, अटक रिफाइनरी भी है, सबकी सेल्स बढ़ी हैं। सिनर्जी की ऑलमोस्ट 15.7% बढ़ी है, अटक रिफाइनरी की भी 10.9% बढ़ी है। लेकिन अगर हम उसी तरह पाकिस्तान रिफाइनरी को देखते हैं तो 23.8% का गेन है, और आज रिजल्ट भी आया। तो थोड़ा सा बताइए ऑडियंस की, कैसा था रिजल्ट? रिजल्ट तो बहुत अच्छा था। एक क्वार्टर का ही रिजल्ट इतना अच्छा था। ₹15.78 की अर्निंग सिर्फ क्वार्टरली थी, और अगर 9 महीने का देखते हैं तो ₹19.17 थी। यानी कि शुरू का जो आधा साल है उसके अंदर सिर्फ कंपनी ने जो है वो तकरीबन 3, सवा 3, साढ़े ₹3 तक कमाए हैं। बाकी जो अर्निंग्स थी मेन इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ इस क्वार्टर की थी। तो अगर हम इसको हटा देते हैं या फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि देखें ऑयल प्राइसेस नीचे भी जानी है और थोड़ी आ भी चुकी है नीचे, तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर कंपनी का लॉस आ जाए। तो वो पार-पार ही रहेगा। पूरा साल का अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो वो ₹5, ₹4 की अर्निंग रहेगी। लेकिन अच्छी बात ये है, लास्ट ईयर कंपनी का लॉस के अंदर था, लॉस से अब कंपनी बाहर आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। मुफीस, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे मोइज़ ने पीआरएल का रिज़ल्ट एक्सप्लेन किया, इसी तरह हमारे पास अगर हम टोटल सेल्स की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो सिनर्जी के भी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अटक रिफाइनरी की भी अच्छी सेल्स हैं, पीआरएल की भी अच्छी सेल्स है। लेकिन जो एनआरएल है, उसकी हमने देखा 11.7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुई है सेल्स। आप अगर इन सब रिफाइनरीज़ को सामने रखें, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन-सी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर रिकमेंड करेंगे स्टॉक? आई वुड पिक अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी, बिल्कुल ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। जी, देखिए रिफाइनरी इज बेस्ड ऑन, लेकिन जब आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं ना, सो यू अंडरस्टैंड कि रिफाइनरी में आपको कैपिटल गेन अच्छा मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा कोई पे आउट इस तरह का नहीं है रिफाइनरीज में। एंड दैट्स बिकॉज कि आपका यहाँ पे पॉलिसी ड्रिवन एंड सिक्लिकल सेक्टर है। तो अगर आपका सेक्टर पॉलिसी ड्रिवन और पॉलिसी चेंज हो, जैसे हम लोग हमेशा ये बात करते हैं ना, रिफाइनरी पॉलिसी कब होगी किसी को नहीं पता। इस न्यूज पे ही आपका रिफाइनरी चले थे, या फिर आपके नंबर्स आ जाते हैं, या भी आपने देखा जब ऑयल स्पाइक किया तो आप सबने कहा कि जी इन्वेंट्री गेन्स होंगे, एक्सचेंज गेन होंगे। तो अगर आपका सेक्टर बहुत टिपिकल, बहुत सॉलिड पॉलिसी ड्रिवन है एंड सिक्लिकल है, तो उसमें कंपाउंडिंग की जगह से आप कैपिटल गेन को देखेंगे इंस्टेड ऑफ उसमें आप कंपाउंडिंग करें, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी शिफ्ट हुई तो वो हाई रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होगा। बट अटक रिफाइनरी में आपको कैपिटल गेन के चांसेस मिल सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि थोड़ा-सा बताइए कि अगले 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मार्केट आपको कैसी लग रही है? और कौन से स्टॉक्स आपको ज़्यादा लगता है कि रखने चाहिए? देखिए, आज और कल जो है पी स्टॉक्स होनी है इस्लामाबाद के अंदर या हो चुकी हैं। पता नहीं किसी को कोई अपडेट इस हवाले से आई नहीं है हमारे पास। कुछ भी आएगी और मोस्ट प्रोबेबली पॉज़िटिव ही होगी तो पाकिस्तान की मार्केट के लिए अच्छा होगा। और अगर पॉज़िटिव होगी तो आपको पता है पूरी मार्केट चलती है फिर, मार्केट ने पूरा ही परफ़ॉर्म करना है। लेकिन फिर भी कुछ मेन सेक्टर रख दूँ तो उसके अंदर सबसे टॉप पर बैंकिंग है। वही कंटिन्यूअसली पॉइंट्स ऐड करता हुआ आया है इंडेक्स के अंदर और अभी भी ऐड कर सकता है बैंकिंग सेक्टर पॉइंट इंडेक्स के अंदर, केएसई 100 इंडेक्स के अंदर। इसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हम कब से कह रहे थे कि लेना चाहिए, गैलेक्सो आपके सामने 300 सवा 300 साढ़े 300 में मिल रहा था, 390 ₹400 टच कर चुका है आज। ठीक है? और कल एक्स खुलेगा इंशाल्लाह गैलेक्सो हमारा। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर गैलेक्सो, एबट, हाइनून ये स्टिल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनके अंदर आप। अगर पैसा पार्क करेंगे अपना स्लो तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब जहाँ तक आपने सिर्फ 2 दिन का पूछा तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग का पूछा होगा आपने। तो मैंने अपनी आई थिंक पिछले हफ्ते के अंदर एक शेयर बताया था सुपरनेट लिमिटेड एसटीएल, जो कि पहले तो स्प्लिट भी हुआ था, फिर बहुत ज़्यादा नीचे मिल गया था और ₹60 या 59 समथिंग चल रहा था। जब मैंने कहा था कि बाय करें 57 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस तो हिट हो गया हमारा क्योंकि कल की मार्केट आपको पता है कल प्रेशर था 4000 पॉइंट जब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया, तभी स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन आज अपर कैप लगा और अब मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी रैली एक चल पड़ेगी और 70-75 रुपए के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर आपने नहीं सेल किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, होल्ड किया था तो अब आप 70 रुपए, 75 रुपए के टारगेट एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। जैसे कि पहले 57 था, अब अपर कैप लगा तो जो आज अपर कैप जो आज की क्लोजिंग थी उससे थोड़ा नीचे आप लगा लें स्टॉप लॉस। ₹60 ₹61 50 पैसे पे ₹61 अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको आगे ट्रेल करें तो अच्छा गेन आपको 10-15% तक का गेन ईज़िली इसके अंदर मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है जिसके अंदर मैपल लीफ और डीजी खान सीमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन के चांसेस रखते हैं। अटक रिफाइनरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 910 915 के पास क्लोजिंग आई है। सिनर्जी छोटे शेयर के अंदर सिनर्जी बहुत अच्छा लगता है। सिनर्जी के अंदर आप बाय करके काम कर सकते हैं क्योंकि रिफाइनरी के मार्जिन इंक्रीज़ होने हैं और ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट के अंदर जब सिनर्जी तो अच्छे प्रॉफिट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिनर्जी से भी। तो सिनर्जी के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ₹10-12 सिनर्जी आपको एक बार दिखा सकता है विथिन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ और अ ईयर। तो उसके अंदर आपको अच्छा गेन सिनर्जी दे सकता है और के इलेक्ट्रिक के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। ये कुछ छोटे स्केल्स मैंने बता दी जिसके अंदर अगर आपको स्विंग करनी हो 10-15% गेन के लिए तो स्विंग इनके अंदर आप कर सकते हैं और जो सेटल्ड कंपनीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहले बैंकिंग आ गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आ गया, रिफाइनरी सेक्टर की कोई भी बड़ी कंपनी आप पकड़ लें, सेटल्ड के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग के अंदर मुगल आप पकड़ सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो आप भी बाय करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और ऑयल कंपनीज़ भी है जिसके अंदर ओजीडीसी, बीपीएल और पीएसओ आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ऑडियंस का ही एक सवाल था। वैसे तो आप फार्मा सेक्टर का एनालिसिस भी कर चुके हैं, आप कंपनीज़ भी रिकमेंड कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि फार्मा सेक्टर के अंदर कोई ऐसा स्टॉक बताइए लेकिन हो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ काफ़ी हैं हमारे पास। लेकिन एक स्टॉक हो जो अच्छा कैपिटल गेन दे सके, लॉन्गर होराइज़न पे भी और शॉर्ट टर्म पे भी कैपिटल गेन भी मिल जाए और लॉन्ग टर्म में डिविडेंड भी देता हो। जस्ट वन स्टॉक। सिटी फार्मा इज अ गुड स्टॉक जिसको आप कैपिटल गेन के लिए रख सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल आपका हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम अपने गेस्ट से उन सवालों को बिल्कुल एड्रेस करेंगे। आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।